अभिषेक ध्यान दो, टॉपिक बहुत खास, रीट में भी उतना ही महत्वपूर्ण, सेकंड ग्रेड में भी उतना ही महत्वपूर्ण, फर्स्ट ग्रेड में भी इसमें से कभी कभी कोई बात आती है, और वो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बोलिए कौन सा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन सी विभिन्नता? यस, व्यक्तिगत विभिन्नता बोल सकते हैं या वैयक्तिक विभिन्नताएं बोलेंगे। हेडिंग डालिए सब लोग। हाँ, वो पूरी है। वैयक्तिक विभिन्नताएं। इंग्लिश में तो लिखना ही लिखना है। सुनीता मोनिका एंड पार्टी नहीं आज? कोई नहीं, काम चलाएंगे। हाँ, शादियां है ना? हाँ, शादियां बहुत है। आप लोग मत कराना अभी नौकरी से पहले, और होगी एंजॉय करना। नौकरी के बाद होगी तो होगी, कोई बात नहीं। नहीं हुई ना? हाँ, नहीं, जिनकी होगी वैसे देख रहे हैं, होगी तो होगी, तो कोई बात नहीं, उसको साइड में रखना बस। और मैडम ठीक हो? सही चल रही है पढ़ाई? ओके। फौजी साहब बढ़िया, चलो। बोलिए, हिंदी में क्या हेडिंग लिखा आपने? ऐसा सही बोलो ना, व्यक्तिगत थोड़ी है। क्या लिखा है? यस, वैयक्तिक विभिन्नताएं। क्या लिखा है? वैयक्तिक विभिन्नताएं। और इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या होती है ये? हम सब एक जैसे कि अलग अलग? अलग अलग। ओके, हम सब अलग अलग हैं, इसको बोलते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं। ये टॉपिक क्यों रखा साइकोलॉजी में? इसलिए रखा कि जब आप टीचर बनोगे, जय श्री, यस, जब आप टीचर बनोगे तो सबको वही एक डंडे से नहीं हाँकना है, बल्कि आप समझोगे कि ये तो अलग है और वो अलग है। ये धीरे सुनता है, ये जोर से सुनता है, ये स्लो लर्नर है, ये रैपिड लर्नर है, मतलब ये प्रतिभाशाली है, ये थोड़ा मंद है, और भी बहुत सी बातें। ये बहुत आवेश में आ जाता है, शॉर्ट टेम्परामेंट है इसका, ये बहुत धीर गंभीर है, ये इंग्लिश के वर्ड जानती है, वो हिंदी के ज्यादा समझता है। मतलब जिसमें जो भी एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब का हमें पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे टीचर बनेंगे। सवाल एक उठता है कि समावेशी शिक्षा में तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लेकिन साथ में हमको यह भी समझना है, आप सुन रहे हो मेरी बात, कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और मंदबुद्धि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए। एक्चुअली हम सब अलग अलग हैं, ये बात सबसे पहले किसी ने कही थी, तो उनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम था? सर फ्रांसिस गाल्टन, इंग्लैंड के थे। उन्होंने कहा, पहली बार समझाया कि आपकी आवाज दुनिया में किसी और से मैच नहीं करती, आपकी आंखें केवल आपकी हैं, किसी और की नहीं है, आपके फिंगरप्रिंट किसी और के नहीं है, आपका फेस किसी और से मैच नहीं करता। इसका मतलब हर कोई अपने आप में यूनिक है। हाँ, वो नकली बात है, साथ एक जैसे नहीं होते, सारी चीजें नहीं, इवन हाइट वेट भी सेम नहीं होता है ना। जीनोटाइप फेनोटाइप सुना होगा आपने। तो ये महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे फ्रांसिस गाल्टन, 19वीं शताब्दी में बताई थी उन्होंने, 1885 अराउंड 85 में। आज हम सब देख रहे हैं कि हमारा फोन भी फेस एआई आइडेंटिफाई करती है ना हमको। फेसबुक आप चलाते हो, कोई सोशल मीडिया चलाते हो, तो आपका चेहरा उसमें दिखा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, जयश्री ने आपके लिए कमेंट किया है। हाँ, तो जयश्री ने कमेंट क्यों किया? क्योंकि आपका चेहरा वहां पे लगा हुआ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, और अब तो सारे ऐप भी उसी से खुल रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको एंट्री भी आपकी आंखों से मिलेगी, आपके चेहरे से मिलेगी। ये सारी चीजें हम सबकी ओरों से अलग हैं।
इनको शामिल करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। पहली बात लिखो आप इसमें, प्रतिपादक लिखो। एक्चुअली ऐसा कहना ज्यादा उचित तो नहीं है कि साहब व्यक्तिगत विभिन्नता तो हमेशा से थी, लेकिन फिर भी प्रतिपादक के रूप में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहली बार जिन्होंने बताया व्यवस्थित रूप से वो कौन थे। यस, तो वैयक्तिक विभिन्नता या वैयक्तिक विभिन्नताएं के प्रतिपादक कौन है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो लिखना है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन पहला नाम हमको ध्यान रखना है, फ्रांसिस गाल्टन 1885। बहुत से काम किए थे, यूजेनिक्स पे काम किया था, बुद्धि पे काम किया था। सर फ्रांसिस गाल्टन पूरा नाम है, 1885। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषा, पहला स्टेटमेंट हम स्किनर का लिखेंगे। स्किनर, तो नाम लिखें स्किनर, इनवर्टेड कॉमास में इनका स्टेटमेंट लिखना है। स्किनर नाम लिखा स्किनर, स्टेटमेंट लिखो। संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू, स्टेटमेंट है इनवर्टेड कॉमास में। कौन से व्यक्तित्व का? यस, संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू, संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू यानी कोई भी एस्पेक्ट, संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू जिसे मापा जा सके। संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू जिसे मापा जा सके वैयक्तिक विभिन्नता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू जिसे मापा जा सके वैयक्तिक विभिन्नता है। स्किनर, तो स्किनर वैयक्तिक विभिन्नता किसको बोलते हैं? हमारी पर्सनैलिटी का कोई भी एस्पेक्ट जिसका मेजरमेंट हो सके, जिसको हम माप सकें, वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। क्या मतलब हो सकता है इसका? हाँ, कैसे मापते हैं? पर्सनैलिटी पढ़ लिया आपने, याद है आपको? हमसे बात करी ना आपने पर्सनैलिटी में। पर्सनैलिटी का कोई भी पक्ष जिसको हम माप सकें वो व्यक्तिगत विभिन्नता में है। जैसे हाँ, यस, इंटेलिजेंस, बुद्धि को माप सकते हैं ना, तो बुद्धि व्यक्तिगत विभिन्नता का एक घटक होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि और मेरी बुद्धि दोनों में फर्क होगा, इसलिए हम अलग अलग हो गए। सारी चीजें जिनको मापा जा सके, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई स्लो है, कोई कैसे है, तो जिस चीज को, हाइट को नाप सकते हैं, वेट को नाप सकते हैं, बुद्धि को माप सकते हैं, सृजनात्मकता को माप सकते हैं कि नहीं? तो जिन भी चीजों को हम माप सकते हैं, इनकी परिभाषाएं बड़ी कमाल की होती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस भी चीज को माप सके वो व्यक्तिगत विभिन्नता है, पर वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात याद रहेगी स्किनर की बात, कि संपूर्ण व्यक्तित्व का कौन सा पहलू, कोई भी पहलू जिसको क्या कर सके, माप सके, मापा जा सके, वो क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट लिखो। ये है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या बोलते हैं? नाम लिखिए, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर का नाम लिखो और इन्वर्टेड कॉमास में इनका स्टेटमेंट लिखो। नाम क्या है इनका? जेम्स ड्रेवर। बोलो, जेम्स ड्रेवर क्या बोलते हैं? लिखो, कोई भी दो व्यक्तियों का, कोई भी दो व्यक्तियों का, बैठे बैठे कर लो, काट ही दो ना, कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक जैसा न होना। कितनी अच्छी बात बोली। कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक जैसा न होना, एक जैसा न होना वैयक्तिक विभिन्नता है। जेम्स ड्रेवर, कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक जैसा न होना वैयक्तिक विभिन्नता है। जेम्स ड्रेवर। केवल बात करके वापस आओगी ये तो फिर हाँ, कहते हैं ना हमारी दुनिया में
आने का रास्ता है, वापस जाने का नहीं है। दे यार इसके जाओ, क्या करें। ठीक है ना, कल सुनना, कल पढ़ लो है, पक्का मत जाओ। तुम्हें अगर अभी मैसेज आया क्या, कोई बात नहीं, जाओ है ना, फिर आना। हाँ अच्छा, हमारा चैनल है, नए बच्चे सुन लो, तुम भी घर जाके काम करना, मेरा चैनल है साइकोलॉजी अशोक पारिक, है ना, उसको देख लेना आज जाके। यूट्यूब पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, और भी बहुत से कमाल की चीजें हैं। किताब भी किसी और की नहीं लेनी है, हमारी किताबें आती हैं। तुम जानती थी पहले, नाम ही नहीं सुना, तो तुम बताते क्यों नहीं नए मेहमानों को। बेटा ध्यान रखा करो, है ना, कहीं कोई ऐसे वैसे किताब ले लोगी, कहीं फंस जाओगी तो फिर गलत बात है ना। दो चीजें हमेशा देख परख के करनी है, सगाई और पढ़ाई, है ना। क्या समझी, चैनल का नाम बोलो, साइकोलॉजी पहले, है ना, PSY, उसको देखना, फिर कल मेरे को बताना कि क्या क्या देखा। अभी जाओ, प्रीति जा रही है, उसमें सारी बुक्स भी हैं अपनी, है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक हैं, ये उसने याद दिला दिया तो हमने बता दिया। ओके बेटा आओ। जेम्स ड्रेवर, नाम क्या है, जेम्स ड्रेवर, क्या बोला, कोई भी दो व्यक्तियों का कैसा न होना, परस्पर एक जैसा न होना व्यक्तिगत भिन्नता है। सिंपल बात, परस्पर एक जैसा न होने का मतलब दोनों नहीं तो तुम एक ही हो जाती, दोनों, तुम दोनों अलग अलग हो, आपस में तुम्हारी तुलना होगी, और उस तुलना में तुम एक जैसी होगी या फिर नहीं, नहीं तो एक जैसा नहीं होना क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। सिंपल, ये किसने बोला, जेम्स ड्रेवर। तीसरा स्टेटमेंट है गोरीसन, गोरीसन नाम लिखो, गोरीसन, मोरिसन नहीं बेटा, वो दूसरे हैं, मोरिसन तो लेसन प्लान वाले हैं। गोरीसन नाम लिखो, गौरी शंकर नहीं, गोरीसन। क्या नाम लिखा, गोरीसन। क्या स्टेटमेंट है, लिखो, एक बालक का, मैं बोलने की ट्रेंड ही भूल जाता हूं 10 दिन में, फिर वापस आता हूं। एक बालक का लिखा सबने, बुद्धि, 4 शब्द हैं, पहला बुद्धि, दूसरा प्रेरणा, एक बालक का बुद्धि, प्रेरणा, परिपक्वता, पर्यावरण। एक बालक का बुद्धि, प्रेरणा, परिपक्वता, पर्यावरण, आदि में दूसरों से भिन्न होना। एक बालक का बुद्धि, प्रेरणा, परिपक्वता, पर्यावरण आदि में दूसरों से भिन्न होना ही वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं। दूसरों से भिन्न होना ही वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं। गोरीसन कहते हैं एक बालक का बुद्धि, प्रेरणा, परिपक्वता, पर्यावरण आदि में किससे भिन्न होना, दूसरों से भिन्न होना ही व्यक्तिगत भिन्नताएं या व्यक्तिगत भिन्नता है। बात समझ में आई। तो गोरीसन भी अच्छी बात करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है, एक बालक का दूसरे के समान होना कि भिन्न होना, भिन्न होना। कौन सी 4 चीजें, बुद्धि, प्रेरणा, परिपक्वता, पर्यावरण। वापस बोलो, बुद्धि, प्रेरणा, परिपक्वता, पर्यावरण। ओके, स्किनर क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व का कोई भी पहलू जिसको मापा जा सके वो व्यक्तिगत भिन्नता है। तो ड्रेवर साहब क्या बोलते हैं, दो लोगों का परस्पर एक जैसा न होना व्यक्तिगत भिन्नता है। तो गोरीसन भी कहते हैं कि एक बालक दूसरे बालकों से भिन्न 4 आधारों पे, बुद्धि, प्रेरणा, परिपक्वता, पर्यावरण। ओके, एक स्टेटमेंट और भी परीक्षा में आया है, इनका नाम है टोयलर। क्या नाम है इनका, टोयलर।
टॉयलर साहब कहते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कैसी घटना जान पड़ती है? सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। क्या मायने है? मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना केवल यहीं पे नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो यह भी एक स्टेटमेंट है जो परीक्षा में आया है। एक व्यक्ति का दूसरे से अलग होने का मतलब ही व्यक्तिगत भिन्नता है, ठीक है ना। तो टॉयलर क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कैसी घटना है? सार्वभौमिक घटना है, मतलब इट्स एन यूनिवर्सल इवेंट है, सब जगह होता है। ओके, दूसरी बात, तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है हम सब एक जैसे कि अलग अलग। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। और व्यक्तिगत विभिन्नता के कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखे। आगे चलें। ओके, दूसरी बात लिखो, वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण। यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ऑप्शंस में कि किस कारण से हम सब अलग अलग हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण। तुम औरों से अलग क्यों हो? पहला कारण, हाँ बहुत बढ़िया बोला, क्योंकि मेरे माता पिता ऐसे हैं, इनके माता पिता दूसरे हैं, मेरे माता पिता दूसरे हैं, इसलिए मैं इनसे अलग हूं, इसलिए मेरा कलर डार्क है, फेयर है, मेरी आंखें इसलिए ऐसी हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स दूसरे हैं। बात समझ आ रही है? तो पहला कारण होता है वंशानुक्रम। पहला लिखो वंशानुक्रम, केवल इसमें नाम लिखने हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण 6-7 कारण है, ऑप्शंस में आते हैं कि कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो नहीं होगा वो आपको आंसर होगा। पहला है वंशानुक्रम। यानी बहुत से लोग मानते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होती है। कुछ लोग विरोध भी करते हैं। जो मानते हैं उनमें पहला सबसे बड़ा नाम फ्रांसिस गाल्टन का ही है। फ्रांसिस गाल्टन, रूसो, पियर्सन, इन सब लोगों ने बोला कि वंशानुक्रम बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको अलग अलग करने में। क्या करने में? अलग अलग करने में। एक विद्वान है, किसी ने नाम सुना हो तो, ये बुक्स वगैरह में हमारे स्टेटमेंट्स आप देखोगे, नॉर्मन एल मन, उनका नाम है मन सुना नाम? आमिर खान वाली मन नहीं, उनका नाम है नॉर्मन एल मन। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सुने। इन्होंने क्या बोला? परीक्षा में आया था स्टेटमेंट, नॉर्मन एल मन नाम है इनका। मन क्या नाम है? इन्होंने ये कहा, सुन रहे हो, कि हम सब का जीवन एक ही तरह से शुरू होता है। आपको पता है जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम सब अलग अलग हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात। हम सबका जीवन शुरू तो क्या होता है? एक ही तरह से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और इसका रीजन केवल और केवल वंशानुक्रम है। इसका कारण केवल क्या है? वंशानुक्रम है। ऐसा स्टेटमेंट है इनका, मन का। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये परीक्षा में परिपक्वता के रूप में बहुत बार पूछा जाता है कि आप याद करो, शुरू में मैंने आपको, अब आप सेकंड ग्रेड के बच्चे हो, अधिगम की परिभाषा तो मैंने आपको बताई थी, याद है ना? आपको याद है ना? चलिए, बाल विकास मैंने आपको शुरू में बताया था, याद है? बाल विकास में एक चीज मैंने आपको बताई थी, वुडवर्थ का एक समीकरण बताया था, वंश विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण, याद है ना? उससे मैंने आपको एक इक्वेशन और बताई थी, प्रकृति गुणा पोषण। एक और बताई थी,
परिपक्वता गुणा अधिगम। क्या थी वो? विकास बराबर परिपक्वता गुणा अधिगम। तो यहां ध्यान रखना है, परिपक्वता का मतलब वंशानुक्रम और अधिगम का मतलब वातावरण। हम जो कुछ सीखते हैं वो तो क्या है? वातावरण है। और हम किस तरह से बड़े होंगे, मेच्योर होंगे, ये हमारा वंशानुक्रम डिसाइड करता है। आपको कितने, आपकी सबकी मेमोरी एक जैसी है कि अलग अलग? अलग अलग। लेकिन जब जन्म लिया, पैदा हुए तो सबकी एक जैसी थी। जैसे जैसे आप बड़े हुए सबकी मेमोरी अलग अलग, सबके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरीके अलग अलग, सबकी रीजनिंग अलग अलग। तो इसका कारण था वंशानुक्रम। लेकिन वंशानुक्रम की बातें जन्म लेते ही सामने नहीं आती, बल्कि बाद में आती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में अनफोल्ड होती हैं। ये मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। तो महत्वपूर्ण बात है कि हम सब अलग अलग हैं। इसका एक कारण क्या है? वंशानुक्रम। केवल इतना लिखना है, वंशानुक्रम। एक वंशानुक्रम है तो दूसरा निश्चित रूप से वातावरण। शाबाश। तो 2 नंबर डालो, वातावरण लिखो। अंदर कुछ लिखना नहीं है अभी। पहला वंशानुक्रम, वैसे इस पर मैं एक सेपरेट टॉपिक लूंगा बाद में, अभी एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए। वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। अब वातावरण की बात तो समझते ही हो आप। 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं या 2 सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं। एक को अमेरिका भेज दो और एक को यहां हमारे साथ तपती धूप में छोड़ दो, तो दोनों एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? थे तो एक ही माता पिता की संतान, वंशानुक्रम तो सेम था, पर फिर भी दोनों अलग अलग हुए। इसका कारण क्या था? वातावरण था। वातावरण को परिवेश भी कहते हैं, पर्यावरण भी कहते हैं, और कोई और बात भी हो सकती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख प्राथमिक 2 कारण हैं। पहला तो है वंशानुक्रम और दूसरा क्या है? वातावरण। तीसरा बुद्धि एवं आयु। 6-7 पॉइंट है ये, ऑप्शंस में ये मिलते हैं बार बार। बुद्धि व आयु लिखवाई दूं मैं। चौथा लिखो। चौथा परिपक्वता। परिपक्वता अलग से एक पॉइंट है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण है। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा बुद्धि व आयु, चौथा परिपक्वता, पांचवा लिंग भेद। इस पे बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या लिंग भेद मींस बॉयज और गर्ल्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है, बेस है, आधार है? तो जवाब देना यस, लिंग भेद। छठा शिक्षा। शिक्षा से भी हम सब अलग अलग हो जाते हैं। सातवां देश, जाति, प्रजाति, राष्ट्रीयता, यह भी एक कारण होता है। और आर्थिक स्थिति भी एक कारण माना जाता है। तो ये 7 या 8 पॉइंट है जो हमको ध्यान रखने। आर्थिक स्थिति। आप बोलेंगे साहब कैसा प्रश्न आएगा? तो कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण या आधार नहीं है? इनमें से 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। कई बार आया है। सारे नाम लिखो, फिर आगे बात करेंगे। लिख लिया सबने? चलिए, हम देख रहे हैं हम सब अलग अलग क्यों हैं। वैयक्तिक विभिन्नता, इसके कारण क्या है? तो पहला कारण वंशानुक्रम। बोलो, वंशानुक्रम। दूसरा वातावरण, तीसरा बुद्धि व आयु, चौथा परिपक्वता, पांचवा लिंग भेद, छठा शिक्षा, सातवां देश, जाति, राष्ट्रीयता, और आठवां आर्थिक स्थिति। अब समझने की बात, आपको कैसे भी कोई पूछ ले वंशानुक्रम क्या है तो हम सब जानते ही हैं। वातावरण हम सबको अलग अलग क्यों करता है? तो इसका वही एग्जाम्पल है कि एक माता पिता की संतान भी अलग अलग माहौल में रहें तो वो भी भिन्न हो जाती हैं। बुद्धि व आयु, बोलिए क्या बुद्धि हम सबको अलग अलग बांटती है? बिल्कुल बांटती है। उम्र के हिसाब से भी तो होता है ना। आप 12 साल के थे तो कुछ अलग चीजें थी, 12 साल के बच्चों में अलग होता है, 16 में अलग होता है, 22 में अलग होता है, बुढ़ापे में अलग होता है। पता है कि नहीं? बोलो। मैच्योरिटी वही है। मैच्योरिटी का संबंध हमेशा वंशानुक्रम से होता है, ये बात ध्यान रखना, मैंने वहां पे आपको बताई थी। लिंग भेद, अगर सारे लड़के लड़के होते तो ये बात नहीं होती, सारी लड़कियां लड़कियां होती तो नहीं होती। ये भी तो फर्क पैदा करता है कि तू लड़का है, तू लड़की है। बोले है कि नहीं? स्किनर, मैकनेमर, मैकर, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पे इंटरेस्टिंग स्टडी करी है। और उन्होंने कहा कि कोई लड़की है, सुन रहे हो ना, क्या कोई लड़का है
इसका प्रभाव उनकी बहुत सी एबिलिटीज पे भी पड़ता है। जैसे हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर तो इसको नकारता है ना, जेंडर बायस नहीं होना, लेकिन यहां ध्यान रखना व्यक्तिगत भिन्नता में लिंग भेद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि साहब आप जो आइडिया लगाओगे ना लगभग वही होता है वहां पे, कि हैंडराइटिंग किसकी ज्यादा खूबसूरत होती है, लड़कों की कि लड़कियों की? हाँ, ये ऑथेंटिक रिसर्च है उनकी, हैंडराइटिंग लड़कियों की बेहतर है। भाषा, लैंग्वेज में कौन बेहतर, लड़कियां कि लड़के? बताओ, जवाब है लड़कियां। इतना ही नहीं है, हो रहा है। मैथ्स में कौन बेहतर, लड़कियां कि लड़के? लड़कियां कि लड़के? जवाब है लड़के। उनका रिसर्च है, ये मेरा नहीं है, उनका रिसर्च है। फिजिक्स में कौन बेहतर, लड़के की लड़कियां? जवाब है लड़के। केमिस्ट्री में कौन बेहतर, बोलो? जवाब है लड़के। इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में कौन बेहतर, लड़के। इनका रिसर्च है, रिसर्च है उनका। हाँ, वो थोड़ी है, वो तो मैंने बोला ना जेंडर अलग चीज है, तुम जेंडर को समझोगी बाद में, है ना। जेंडर के हिसाब से अलग, पहले मानते थे लड़के आगे लड़कियां पीछे, वो नहीं है, वो तो जेंडर है, लेकिन इनका रिसर्च है, पीएचडी है इस बात पे। और सुनो अगली बात, शोध किया उन्होंने, शाबाश। सेंसेस समझते हो, सेंसेस सुन रहे हो ना, सेंसेस उनका शोध है ये, कि सेंसेस का मतलब दर्द की अनुभूति या स्मेल की अनुभूति लड़कियों को ज्यादा कि लड़कों को? बोलिए, लड़कियां कि लड़के? लड़कियां। और सुनो, दीवा स्वप्न देखना फैंटेसी, अकेला फैंटेसी नहीं है, दीवा स्वप्न देखना, प्रेम कहानियां पढ़ना और कल्पनाओं में प्रेम करना, इसमें कौन आगे, लड़के की लड़कियां? बताओ, लड़के या लड़कियां? इसका जवाब है लड़कियां। यह वो रहस्य है जो स्किनर और दोस्तों ने बताया है, वरना तो हमको पता ही लगता। लड़के तो यूं ही बदनाम है। ओके, तो ये क्या है, लिंग भेद। क्या है, लिंग भेद, जिसके कारण से हम सब क्या है, अलग हैं। शिक्षा के कारण से भी हम सब अलग हैं, देश के कारण से, जाति के कारण से, नेशनलिटी के कारण से भी हम सब अलग अलग हैं। बोलिए, है कि नहीं है? ओके, आर्थिक स्थिति भी हम सबको अलग अलग बांट देती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि हम सब एक जैसे नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग। इसलिए इन कारणों को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। सिंपल। क्या? हाँ, सामाजिक संस्कृति वातावरण में ये, इसमें भी ले लो। मतलब कहने का मतलब ये जो 6-7 पॉइंट किसी ने शुरू में बना दिए और उन्हीं में से परीक्षा में आते रहते हैं। आप कुछ और भी जोड़ सकते हो या किसी और चीज को इनमें भी शामिल कर सकते हो। वैसे सामाजिक क्या है, सामाजिक वातावरण ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैविक क्या होता है? यस, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। जैविक वंशानुक्रम है और सामाजिकता क्या है, वातावरण। शाबाश, और बोलो। तो यार अच्छे प्रश्न पूछता है अभिषेक कभी कभी। ओके, अब आगे बेहद खास आपके टॉपिक है, रीट में भी स्पेशली, सेकंड ग्रेड में भी, डाइवर्जेंट लर्नर्स। क्या टॉपिक है? डाइवर्जेंट लर्नर्स या फिर विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। सुन रहे हो मेरी बात? वो व्यक्तिगत भिन्नता का ही एक पार्ट है। क्या है वो, उसके लिए नीचे लिखें आप, आगे लिखो, आगे लिखो। लिख रहे हो ना? लिखो, यही टॉपिक है, सेम यही चल रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता का अगली बात, व्यक्तिगत भिन्नता में पहली बात हमने लिखी परिभाषा, दूसरी बात लिखी कारण, अब तीसरी बात लिखो, नंबर मत लगाना, लिखो। शिक्षा में, शिक्षा में, शिक्षा में, शिक्षा में बालकों की, शिक्षा में बालकों की किसी विशिष्ट क्षेत्र, स्पेसिफिक जोन, उनका स्पेसिफिक एरिया। शिक्षा में क्या लिखा आगे?
बालकों की किसी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषता को, बालकों की किसी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषता को 5 बिंदु मापनी पर, 5 बिंदु मापनी 5 पॉइंट स्केल, 5 बिंदु मापनी पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। 5 बिंदु मापनी पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये 5 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5, यानी उसकी कोई भी एबिलिटी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली है वेरी लो, दूसरी है लो, तीसरी है एवरेज, चौथी है हाई, पांचवी है वेरी हाई। लिखना है सबको ये। 5 बिंदु मापनी पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। पहली बिंदु वेरी लो, बहुत निम्न, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी लो, निम्न। तीसरा बिंदु है एवरेज, औसत। चौथा बिंदु है उच्च, हाई। पांचवा है वेरी हाई, बहुत अधिक उच्च, सर्वोच्च कह सकते हो, उच्चतम कह सकते हो। अब इसमें आप सुन रहे हो मेरी बात, इसमें जो एक्सट्रीम है, जो शिरों पे हैं, कहां पे हैं? शिरों पे 2 बिंदु। कौन से शिरों पे 2 बिंदु? वेरी लो और वेरी हाई। ये महत्वपूर्ण बात है, लिखो। नोट जो बालक, नोट जो बालक इस मापनी के शिरों पर, जो बालक इस मापनी के शिरों पर, कोनों पर, किनारों पर, इस मापनी के शिरों पर हैं, जो बालक इस मापनी के शिरों पर हैं, वो, बोलिए क्या? बोलो ना। यस, शाबाश। पढ़न कौन देगा? जो बालक इस मापनी के शिरों पर हैं, लिखिए, वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। स्पेशल चाइल्ड, स्पेसिफिक चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जो बालक इस मापनी के शिरों पर हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? विशिष्ट बालक किसी भी विशेषता में एवरेज नहीं होता, या तो होता है वेरी हाई या फिर वेरी लो। बात समझ आई? और आपके सिलेबस में विशिष्ट बालक कौन कौन है, इसके लिए आगे लिखो आप नीचे। विशिष्ट बालक कहलाते हैं, कह दिए ना। फिर जैसे लिख दो, जैसे, और जैसे करके अब हेडिंग डालना है। हम पहला स्पेशल चाइल्ड पढ़ेंगे, गिफ्टेड चाइल्ड, इसलिए पहला लिखो प्रतिभाशाली बालक। आपका हेडिंग हो गया प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। आपको पता है ना, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी पे गारंटी से प्रश्न आता है। तो गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक है कि नहीं? है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये अगर हम इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करें तो वेरी हाई वाले बिंदु पे बैठे रहते हैं। ओके, सबसे पहले परिभाषा। पहली परिभाषा स्किनर का नाम आएगा। स्किनर के यहां पे एक दोस्त हैं, उनका नाम है हेरी मैन। स्किनर व हेरी मैन, पहला स्टेटमेंट, स्किनर व हेरी मैन। नाम है इनका स्किनर व हेरी मैन। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए,
वे 1% बालक, बोलो इन्होंने 1% ही बोला, वे 1% बालक, वे 1% बालक तुम हो जो सबसे अधिक बुद्धिमान, वे 1% बालक जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, वे 1% बालक जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वे 1% बालक जो कितने बुद्धिमान होते हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ये अच्छी सी परिभाषा देने वाले कौन हैं, स्किनर। कौन है, स्किनर और हैरीमैन। तो नाम याद रखना, स्किनर के साथ दूसरा कौन सा, हैरीमैन। वो क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कितने प्रतिशत होते हैं, 1%। तो कोई कीवर्ड पकड़ लेना, 1% पकड़ लिया, स्किनर की परिभाषा है साहब, इनके दोस्त भी आ जाएंगे अपने आप ही, बात खत्म। हाँ, दोनों ने साथ में, कुछ चीजें दो लोगों के साथ होती है ना, कुछ लोग 3 लोगों के साथ होती हैं। जैसे हमने हमारी पिछली साइकोलॉजी की बुक लिखी थी, तो हमारे साथ एक लक्की आहूजा मैम थी, तो हमारी दोनों की फोटो है, इधर हमारी इधर उनकी। हमने एक ऐप बनाया था साइकोलॉजी, वो भी हम दोनों ने बनाया था। हिंदी ग्रंथ अकादमी भी हम दोनों ने साथ लिखी थी। ओके, अभी हम सेपरेट, हाँ, पर अभी मेरी ये एक लक्ष्य की बुक आ रही है, 1 लाइनर, उसमें मेरे साथ दूसरे मेरे साथी हैं जिनको लिया मैंने, जेपी सर, हाँ, वो मेरे साथ हैं। और बाकी मेरी रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की सारी किताबें तैयार हैं, तो वो जल्दी हम लॉन्च करेंगे, या तो किसी बड़े पब्लिकेशन पे, अभी सब कुछ फाइनल है, पर अगर नहीं होता है तो फिर हम खुद का पब्लिकेशन पे भी उसको लॉन्च कर सकते हैं, वो आपको सूचना दे देंगे, बता देंगे। तो 2 लोग भी मिलकर बहुत से काम करते हैं, बोले करते कि नहीं। और ये भी जरूरी नहीं कि दोनों में एक महिला हो एक पुरुष हो। क्या लिखा आपने, स्किनर व हैरीमैन, क्या बोला इन्होंने, वे 1% बालक जो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ओके नीरज, अभी तुम आती हो रोज, आया करो। दूसरा स्टेटमेंट लिखे टर्मन साहब का, हमने आपको आईक्यू की टेबल बताई थी, याद है, याद है, आईक्यू की टेबल बताई थी आपको, इडियट से लेके जीनियस तक, याद है कि नहीं है, याद है। तो बताओ उसमें हमने प्रतिभाशाली, यस वही परिभाषा है, ये लिखो टर्मन का नाम और इनवर्टेड कॉमास में लिखो, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक हो, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक हो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। 140 या इससे अधिक हो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। टर्मन तो बहुत इजी, आसान रहेगा आपके लिए। तीसरी बात, और यह परीक्षा में सबसे ज्यादा आई है, और बताएंगे आप ये किसकी परिभाषा हो सकती है, क्रो एंड क्रो। ये फिर 2 आ गए, आगे ना, यस। अब ये विवाद मत करना कि दोनों भाई हैं कि पति पत्नी है। चलिए, क्रो एंड क्रो, क्या नाम लिखा, क्रो एंड क्रो। आप में से कोई बता सकते हैं कितनी बार आया है परीक्षा में कि सब क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू कितनी बताई, कितनी, 130, शाबाश, लिखो। क्रो एंड क्रो का नाम लिखा, इनवर्टेड कॉमास लगाई, तो स्टेटमेंट लिखो, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस हो, 2 बातें कही इन्होंने, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस हो तथा जो संगीत, कला, साहित्य, अभिनय और गणित, गणित तो हर जगह है साहब आपका, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस हो तथा, लिख रहे हो ना,
तथा जो संगीत, कला, साहित्य, अभिनय, गणित आदि में एक या अधिक, आदि में एक या अधिक विषयों में, एक या अधिक विषयों में क्या रखते हैं? विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष योग्यता रखते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा है। जो संगीत, कला, साहित्य, अभिनय, गणित आदि में एक या अधिक विषयों में क्या रखते हैं? विशेष योग्यता रखते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? ये किसने बोला? क्रोएंट। स्किनर ने प्रतिभाशाली की परिभाषा में कोई कीवर्ड दिया आपको? 1% जो बेस्ट है। टर्मन ने 140 प्लस 140 प्लस, याद रख लेना, सिंपल है ना। और क्रोएंट करो अपनी परिभाषा में दो बातें बताते हैं। कितनी? दो। एक तो बुद्धि लब्धि के आधार पर उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों की कितनी बुद्धि लब्धि बताई? 130 प्लस। और दूसरी बात, उनके पास क्या होनी चाहिए? विशेष योग्यता। क्या होना चाहिए? विशेष योग्यता। ये किसी एक विषय में भी हो सकती है या फिर एक से अधिक में भी हो सकती है। और इन्होंने जो विषयों के नाम बताए वो बोलिए। पहला संगीत, दूसरा कला, तीसरा साहित्य, चौथा अभिनय और पांचवा गणित। तो आप और कुछ नहीं कर पाओ तो गणित में कमाल कर दो तो भी प्रतिभाशाली हो। याद रहेगी ये बातें? रहेंगे कि नहीं? ओके, अब चलते हैं आगे। अब हमको देखना है प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये परीक्षा में आता है। दो चीजें याद रखनी है, विशेषताएं और एक उनको कैसे हम टेकल करें, कैसे पढ़ाएं उनको। दोनों बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप लिखिए विशेषताएं। और ये आपके लिए इसलिए आसान रहेगा, सुन रहे हो मेरी बात? ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा क्योंकि क्यों रहेगा बताओ? क्योंकि जो आप में है वही तो इनमें है। क्या लिखा आपने? विशेषताएं। क्या लिखा? हम किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं? ओके, प्रतिभाशाली बालकों की। सुन रहे हो ना पीछे वालों? ठीक हो? तो प्रतिभाशाली बालकों का पहला पता जनरली हमको लगता है कि वो पढ़ने लिखने में कैसे हैं। बोलिए है कि नहीं है? है कि नहीं? ओके, तो आप इसको यूं याद रखेंगे कि जो चीजें आप में हैं, सुन रहे हो ना, वही तो प्रतिभाशाली की बात है। आप मुझे ईमानदारी से बताना, क्या आप लोगों को पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है या नहीं है? तो इनको भी है। पहली बात लिखो, पढ़ने लिखने में रुचि। परीक्षा में आए हैं, ऐसे आएंगे। पहली विशेषता है पढ़ने लिखने में रुचि। पढ़ने लिखने में रुचि। आराम से याद रहेगा आपको, चिंता की बात ही नहीं है। इसमें रुचि, पढ़ने लिखने में। किसकी तरह? आपकी तरह। आपको कैसे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? दो ऑप्शन है, एक तो जो विषय बहुत सरल हो, एक कठिन हो। सरल की कठिन, तो इनको भी लगते हैं। दूसरी विशेषता लिखो, कठिन विषयों में रुचि। कठिन विषयों में रुचि। पहली बात पढ़ने लिखने में रुचि, दूसरी बात कठिन विषयों में रुचि। सिंपल। तीसरी बात आप मुझे बताएं, सुन रहे हो ना? आपको चीजें, सुनो, आपको चीजें बहुत देर से समझ में आती हैं या जल्दी? बोलो जल्दी। तो इनको भी आती है। इसको बोलते हैं रैपिड लर्नर। क्या बोलते हैं? तो तीसरी विशेषता लिखो, सीखने की तीव्र गति। सीखने की तीव्र गति। तीव्र, सीखने की तीव्र गति। ये रैपिड लर्नर होते हैं। वो स्लो लर्नर होते हैं, ये रैपिड लर्नर होते हैं। सीखने की तीव्र गति।
पढ़ने लिखने में रुचि, कठिन विषयों में रुचि, और सीखने की गति कैसी, तीव्र होती है। इसलिए इनको इंग्लिश में कैसे लर्नर बोलते हैं, रैपिड लर्नर। क्या बोलते हैं, रैपिड लर्नर। आप मुझे बताओ, आप जैसे बातचीत करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके पास वोकेबुलरी है, वही काम आती है ना। तो आपका जो शब्द भंडार है वही काम आता है। आपके पास शब्द भंडार कम है कि ज्यादा, हाँ ज्यादा, तो इनके पास भी ज्यादा। लिखो व्यापक शब्द भंडार, व्यापक शब्द भंडार, व्यापक शब्द भंडार, इनरिच वोकेबुलरी होती है इनकी। व्यापक शब्द भंडार, शब्द कम नहीं पड़ते। लिख रहे हो ना सब लोग? बताओ पहली क्या बात लिखी, दूसरी कठिन विषय में रुचि, तीसरी स्लो या रैपिड, रैपिड, चौथी व्यापक शब्द भंडार। संकुचित शब्द भंडार नहीं है बल्कि व्यापक शब्द भंडार है। एक बात और बताओ, आप अपने आसपास की चीजों से अवेयर होते हैं ना, उसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, है ना। तो आपका सामान्य ज्ञान कैसा है? आप सामान्य ज्ञान में खराब हो कि अच्छे? अच्छे हो। तो लिखो अगली बात, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ। आपको पूरी जानकारी रहती है आसपास के माहौल की। ज्ञान में श्रेष्ठ, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ। लिखा सबने? एक बात और बताओ, आप लोग सोचते हो ना, चिंतन करते हो ना? तुम तो इधर ही ध्यान रखो, चिंतन करते ना सब लोग। तो आपके सामने कोई चीज है, आप उसी के बारे में चिंतन करते हो, या जो सामने नहीं है उसका भी? उसका भी। तो जो सामने नहीं है उसका चिंतन करना क्या कहलाता है साइकोलॉजी में? अमूर्त चिंतन। क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन। तो अगली बात लिखो, आप तो अमूर्त चिंतन करते रहते हो। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। छोटा बच्चा होगा भाई, बोलो लिखा? ओके। आप कई बार डिसीजंस लेते हो, है ना, निर्णय लेते हो, तो आपके निर्णय दबाव वाले होते हैं, स्वतंत्र? हाँ, तो अगली बात लिखो, स्वतंत्र निर्णय। स्वतंत्र निर्णय, लंबा करो तो निर्णय की क्षमता हो जाता है, पर स्वतंत्र निर्णय लिख लो, काम चल जाएगा। स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र निर्णय। अब सेकंड ग्रेड वालों ने तो अभी तो पढ़ा नहीं होगा लर्निंग। तो कोहलर ने क्या दिया था? कौन सा? यस। तो हाँ, सूज। ओके, एक शब्द आता है इंग्लिश में इनसाइट। क्या आता है? इनसाइट। हिंदी में इनसाइट को क्या बोलते हैं? अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि दरअसल क्या है? किसी भी परिस्थिति में कोई ना कोई समाधान हम निकाल लेते हैं, सब पक्षों को देख के एज ए होल एटीट्यूड रखते हैं ना। तो आप ऐसा रखते हो तो आप में अंतर्दृष्टि है, नहीं तो नहीं है। तो अंतर्दृष्टि है कि नहीं? होती है कि नहीं? होती है। तो अगला बिंदु लिखो, अंतर्दृष्टि की अधिकता। अंतर्दृष्टि की अधिकता, अंतर्दृष्टि की अधिकता, अंतर्दृष्टि की अधिकता। एक ये सारे आते हैं परीक्षा में, पता है ना आपको? एक बार आया था तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, आपको नहीं होना है। वो क्या था? ये लिख लिया आपने, अंतर्दृष्टि की अधिकता। ओके। अंतर्दृष्टि की कमी कोई बोले तो वो अच्छी बात होती है कि खराब? खराब। लेकिन अंतर्दृष्टि की अधिकता क्या होती है? अच्छी बात होती है। बोले होती कि नहीं होती? ओके। तो एक सवाल जो आया था, तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन रखते हैं, और आप भी शायद रखते होंगे। आप सुन रहे हो ना हमारी बात? कि प्रतिभाशाली बच्चे समायोजन करने में कैसे होता है? बोलो, समायोजन होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? हाँ, तो वही बात है, जो पुरुष कार्य को अच्छा मानते हैं वही समायोजन नहीं होता भी बताते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। इसका मतलब प्रतिभाशाली तो वो हैं जो किसी भी परिस्थिति में समायोजन कर सकते हैं।
मंद बुद्धि बच्चों में समायोजन की योग्यता नहीं होती। आप कहां कहां से, झालावाड़ से आए हो, कहां से आए हो, समायोजन कर ही लिया, और जो नहीं कर पाए वो भाग गए। वो गया क्या अपना? ऋतिक गया? अरे यार क्यों गया वो? हाँ, निकिता? निकिता कौन है? निकिता ने फोन तो नहीं किया कि मेरा नाम लेके बुलाओ? ओके, तो याद रखना बच्चों, ये गलती नहीं करनी है ना। प्रतिभाशाली होते हैं वो समायोजन कर लेते हैं। आप करते ही हो, शादी किया कि नहीं किया बोलो? नए घर में एडजस्ट कर लिया सारा, किया ना? तो ये आप प्रतिभाशाली थे तभी कर पाए, और जिनका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो वो समझ लें कि एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रतिभाशाली नहीं कहलाओगे। ओके, लिखो समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता, किसकी योग्यता? समायोजन की योग्यता। एक स्किनर हैरीमैन ने एक बात बताई है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो दैनिक जो काम करते हैं ना, वो औरों से थोड़े अलग से करते हैं, जिसके लिए एक विशेषता बनती है। लिखो आप, क्या बोलेंगे इसको? दिनचर्या औरों से अलग होती है, तो क्या शब्द आएगा उसके लिए हिंदी में, कोई बताओ? है? मतलब डेली रूटीन औरों से अलग ही होता है उसका। ऐसा माने, ऐसा माने इसलिए नहीं बोलेंगे, ऐसा माने बोलते फिर वो बीमार वाली, मेंटल डिसऑर्डर वाली बात आती। ओके, हाँ लिखो आप, लिखो दिनचर्या वही तो लिखवाऊंगा आगे, वो तो समझ नहीं आ रहा, वही तो तुमसे पूछ रहा हूं। औरों से अलग दिनचर्या होती है इनकी, औरों से अलग, तो उसको क्या लिखेंगे? और उन्होंने बताया दिनचर्या में विविधता, आप करें दिनचर्या विशिष्ट, कोई कह रहा है डिफरेंट। यस, डिफरेंट एक्चुअली वो है ही डिफरेंट, पर हिंदी में क्या है? हाँ, असाधारण कह सकते। चलिए, दिनचर्या में भिन्नता, दिनचर्या में भिन्नता। अगली बात, 130 अथवा 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, से अधिक बुद्धि लब्धि। कई बार परीक्षा में यह भी लिखा आ सकता है, औसत आपको पता है एवरेज कितनी थी? 90 to 110 थी ना, 90 से 110 थी ना। तो प्रतिभाशाली में उससे कम होती है कि ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि मंद बुद्धि में औसत से कम होगी। तो यह भी पूछा जाता है, औसत से अधिक बुद्धि लब्धि, औसत से अधिक बुद्धि लब्धि, औसत से अधिक बुद्धि लब्धि, औसत से अधिक बुद्धि लब्धि। दोनों बातें सही हैं। औसत से अधिक बुद्धि लब्धि इज करेक्ट, 130 प्लस 140 प्लस बुद्धि लब्धि भी करेक्ट। बात समझ आ रही है ना? कोई भी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सब प्रतिभाशाली बच्चे औरों के, मतलब मंद बुद्धि की विशेष, देखो चीजें कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है। सुनो जयश्री, अच्छा पूछा है तुमने। सुनील वो तो कमाल की है ही। ये कह रही है कि क्या डिफरेंट, डिफरेंट क्या डिफरेंट, बात तो सही है ना? क्या डिफरेंट, तो क्या डिफरेंट तो पता होना ही चाहिए हमको, फिर क्यों पढ़ने आए? तो क्या क्या होना चाहिए डिफरेंट? सुनो, कॉन्टेक्स्ट में चीजें हमेशा, जैसे हम पियाजे जब भी पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट आता है वाइगोत्स्की का, आता कि नहीं आता? कॉन्टेक्स्ट में सवाल आते हैं परीक्षा में। प्रतिभाशाली पढ़ रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट आएगा मंद बुद्धि का। प्रतिभाशाली बच्चे औसत से अधिक बुद्धि लब्धि रखते हैं और मंद बुद्धि बच्चे औसत से कम बुद्धि लब्धि रखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं और मंद बुद्धि बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, सुन रहे हो ना, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और मंद बुद्धि बच्चे दूसरों के पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए मंद बुद्धि बच्चों की एक बड़ी विशेषता थी अंधानुकरण। क्या विशेषता है? आपने अंधानुकरण देखा? वो सूर्यवंशम देखी,
कितनी बार अमिताभ बच्चन की मूवी है ना सूर्यवंशम, तो वो जो हीरो है वो तो जैसा पापा बोलेंगे वैसा करूंगा, वैसा ही किया ना। तो वो मंदबुद्धि होते हैं जो पीछे पीछे चलते हैं, अंध अनुकरण करते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली क्या होते हैं, एक तरीके से अपना स्पेसिफिक लेके चलते हैं। तो बात समझ आ गई आपको। इनकी दिनचर्या औरों की तरह नहीं है कि साहब भेड़ चाल से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली उस छोर पे हैं जिस छोर पे सब नहीं है, वेरी हाई है। बात समझ आ रही है? ओके। औसत से अधिक बुद्धि लब्धि लिखा सबने, नीचे नोट करके टर्मन की 2 बातें हमको लिखनी है जो परीक्षा में आती है। नोट टर्मन के अनुसार, नोट करके लिख रहे हो, टर्मन के अनुसार, नोट टर्मन के जो विशेषताएं चल रही हैं, तो टर्मन ने 2 बातें बताई हैं वो परीक्षा में आई है। नोट टर्मन के अनुसार ऐसा कर दो, और फिर 1 2 2 बातें हम लिखेंगे, टर्मन के 2 स्टेटमेंट। बताओ किसी को याद है तो। एक लड़कों के बारे में, एक लड़कियों के बारे में, दोनों परीक्षा में आए। कौन सा बताऊं? बताऊंगा तो दोनों ही, पर एक बताऊं तो शायद दूसरा आपको याद आ जाए। चलिए, टर्मन साहब क्या कहते हैं, सुन रहे हो? टर्मन कहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, ध्यान दो, जब बच्चे जन्म लेते हैं, प्रतिभाशाली लड़के जन्म के समय दूसरे लड़कों से 1 पाउंड ज्यादा वजनी होते हैं और 1.5 इंच ज्यादा लंबे होते हैं। कभी देखा पेपर में आया था ऐसा? प्रतिभाशाली बच्चे जन्म के, प्रतिभाशाली बच्चे नहीं, प्रतिभाशाली लड़के जन्म के समय दूसरों की तुलना में कितने ज्यादा भारी होते हैं? 1 पाउंड। और कितने ज्यादा हाइट होती है? 1.5 इंच। ऐसी बात करने वाले कौन? टर्मन। और लड़कियों के बारे में उन्होंने क्या बोला? हाँ नहीं, वेट कम नहीं बोला ना, वेट और हाइट दोनों। अभी क्या बोला फिर मैंने? हाँ, तो लड़कियों के बारे में जरूरी थोड़ी यही बात है। वो एक्चुअली वो हम करवा चुके हैं शायद, आपका बाल विकास, उसमें वो एक क्राइटेरिया अलग है। पर टर्मन ने एक बात बोली है अपने रिसर्च में, सुन रहे हो ना मेरी बात? इन्होंने कहा कि साहब प्रतिभाशाली लड़के औरों की तुलना में ज्यादा वजनी और ज्यादा हाइट वाले होते हैं। लड़के बोला इन्होंने। लड़कियों के लिए उन्होंने दूसरी बात बोली कि प्रतिभाशाली लड़कियां स्कूल जाने से पहले ही घर पे पढ़ना लिखना सीख जाती है। ना कमाल की बात। ये दोनों परीक्षा में आए हैं। तो आपने लिखा टर्मन के अनुसार, लिखो 1 नंबर। प्रतिभाशाली लड़के, अब ये लड़कियां कह रही हैं कि तुम तो खाली बोझ में ही भारी हो। ओके, लिखो प्रतिभाशाली लड़के, प्रतिभाशाली लड़के, पहला स्टेटमेंट, प्रतिभाशाली लड़के जन्म के समय, प्रतिभाशाली लड़के जन्म के समय, सुनील तुम जो कह रहे, मैं वही बताऊंगा तुम्हारी बात भी। हाँ वो वैसे था, वो बताऊंगा तुम्हें वो क्या था। अभी ये लिख लो फिर बताता हूं। प्रतिभाशाली लड़के जन्म के समय दूसरों की तुलना में, यहां पे दूसरों का मतलब केवल लड़के या लड़के लड़कियां दोनों? ओके, केवल लड़के, शाबाश। प्रतिभाशाली लड़के जन्म के समय दूसरों की तुलना में, प्रतिभाशाली लड़के जन्म के समय दूसरों की तुलना में वजन में 1 पाउंड तथा लंबाई में 1.5 इंच अधिक होते हैं। यह है परीक्षा में, दोनों आए। वजन में 1 पाउंड अधिक तथा लंबाई में 1.5 इंच अधिक होते हैं, टर्मन। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, लिख लिया सबने? याद रहेगा? दूसरा लिखो, प्रतिभाशाली लड़कियां, प्रतिभाशाली लड़कियां, प्रतिभाशाली लड़कियां विद्यालय जाने से पूर्व, प्रतिभाशाली लड़कियां विद्यालय जाने से पूर्व घर पर ही, प्रतिभाशाली लड़कियां विद्यालय जाने से पूर्व घर पर ही पढ़ना लिखना सीख जाती हैं। प्रतिभाशाली लड़कियां विद्यालय जाने से पूर्व घर पर ही पढ़ना लिखना सीख जाती हैं।
पढ़ना लिखना सीख जाती हैं। ट्रो का एक स्टेटमेंट याद है आपको? एक विद्वान है ट्रो, आप इसको बता सकते हैं ट्रो ने क्या बोला? ट्रो ने बोला प्रतिभाशाली लड़कियां झगड़ालू होती हैं। यस, ये भी है। लिखो ट्रमन के बाद यहां पे लिखो ट्रो। आपके लिए राहत की बात, ट्रो नाम लिखा, केवल ट्रो नाम है इनका, छोटा सा ट्रो लिखा। ट्रो पहला टर्मन, दूसरा ट्रो। ट्रो क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लिखो प्रतिभाशाली लड़कियां झगड़ालू होती हैं। प्रतिभाशाली लड़कियां झगड़ालू होती हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी झगड़ा करने लग जाओ प्रतिभाशाली बनने के लिए। प्रतिभाशाली लड़कियां झगड़ालू होती। ओके, अब है शिक्षा व्यवस्था। हेडिंग डालो, शिक्षा व्यवस्था कैसे पढ़ाएं इनको। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। अच्छा हाँ, अभी बात कर रहे थे हम, तो देखो वो क्या था, एक पाउंड में कितना वेट होता है? 453.6 अप्रोक्सीमेटली, तुम्हारी बात सही है। तो जन्म के समय क्या होता है आपको पता है? जन्म के समय वेट कितना होता है? एक तो ये लड़ाई, आप सुन रहे हो ना मेरी बात, फिजिकल एस्पेक्ट जो है हमारे डेवलपमेंट का, जन्म के समय आप सुनो, जन्म के समय वजन में लड़के अधिक होते हैं कि लड़कियां? बोलो, इसका जवाब है लड़के। फिर क्या होता है? फिर हमने आपको बताया था सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यौन गुण, मूल यौन गुण और गौण यौन गुण लड़कों में पहले आते हैं कि लड़कियों में? बताओ, लड़कियों में, लड़कों से 2 साल पहले। ये टाइम होता है अराउंड 11-12 साल, ठीक है ना, 11 से 13, 12 से 14। तो जब लड़कियों में पहले यौन गुण आते हैं तो याद रखना और ध्यान रखना, आती है परीक्षा में से बताई है कि इस फेज में लड़कियां हाइट और वेट दोनों में लड़कों से आगे निकल जाती हैं। फिर आता है तीसरा फेज 16 साल के बाद। 16 साल के बाद क्या होता है? लड़कियों की हाइट और वेट कंपेरेटिवली कम गति से बढ़ते हैं और लड़कों के अधिक गति से, इसलिए वापस हाइट और वेट में कौन आगे हो जाते हैं? लड़के। और ये काम होता है जिंदगी भर। इसलिए एक वयस्क की बात करें तो हाइट वेट में मेल आगे रहते हैं। जन्म के समय भी वही थे, लेकिन बीच में एक वक्त आया था जब लड़कियां बाजी मार ले गई थी। बात समझ आ रही है? ओके, चलिए शिक्षा व्यवस्था। किसकी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं? प्रतिभाशाली की। तो देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, लिखो पहली बात, 2 शब्द तो जरूर याद रखना, वो तो सुन के जाना है। एक तो आपने सुना है एक्सिलरेशन, त्वरण भी बोल सकते हैं हिंदी में, शाबाश। क्या होता है बताओ फिर? त्वरण। अच्छा, तुम्हारा वो त्वरण है, यहां दूसरा त्वरण है, यहां दूसरे वेग में परिवर्तन है। एक्सिलेशन एक शब्द है, आप सुन रहे हो ना मेरी बात? आप में से कौन बताएगा क्या होता है ये? प्रतिभाशाली बालकों के बारे में व्हाट इज एक्सिलरेशन? पता नहीं कितनी बार है, सुनो। ओके, सुने, क्या ऐसा हो सकता है? आप सुनो ना, उसको मत देखो इधर, सिर्फ मेरे से कनेक्टेड। क्या ऐसा हो सकता है आपकी नजरों में? क्या ये सही है कि हम, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, ठीक है ना, दोनों, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्रतिभाशाली बच्चा है उसको हम एक ही साल में एक से ज्यादा क्लास करवा दें? ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए, ऐसा करना चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। कक्षा में शीघ्र प्रोन्नति, यानी एक साल में एक से ज्यादा ग्रेड पास करवा देना। मुझे भी याद है, मैं फर्स्ट में, सुन रहे हो मेरी बात, स्कूल जाते ना सब लोग, सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर मेरे को डायरेक्ट 4थी क्लास में लिया था एडमिशन, 4th। और अच्छा, पहले क्या होता, पहले एक चीज और थी, बोलो स्कूल में भी टॉप करें, है ना, कक्षा में होता था ऐसा। हाँ, तुम्हारे टाइम तक तो पता नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में तो अभी भी होता है, अभी भी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, फर्स्ट रैंक तो बताते ही। तो फिर 4th हमने एक साल में 4 क्लास करी, 4th में दे दिया। हालांकि हमने वो टॉप की क्लास और स्कूल भी टॉप किया।
तो मैं ये नहीं कहता कि वो प्रतिभाशाली से जुड़ी हुई बात है, पर है, क्या है वो लिखो। कक्षा में शीघ्र प्रोन्नति, हाँ कक्षा में शीघ्र, पता है क्या होता है वो, रिटेंशन, रिटेंशन बोलते हैं उसको, हाँ उसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन। आपको पता है आरटी 2009 लागू करने के बाद में 8वीं कक्षा तक हम किसी को भी रोक नहीं सकते, फेल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें संशोधन किया था 2016 वाला, याद है ना आपको, कि साहब अगर प्रधानाध्यापक चाहे तो सरकार की अनुमति से अंतिम कक्षा में 5वीं और 8वीं में किसी भी बच्चे को रोक सकता है, लेकिन 3 महीने में उसको वापस एक चांस देना पड़ेगा। तो डिटेंशन वो होता है रिटेंशन। कक्षा में शीघ्र प्रोन्नति, कक्षा में शीघ्र प्रोन्नति, प्रोन्नति, अब वो आधी बात सुन के चलेगी, पता है क्या होगा, गड़बड़ होगा परीक्षा में। कक्षा में शीघ्र प्रोन्नति, इसको त्वरण भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको जरूर लिखना, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन, कक्षा में शीघ्र प्रोन्नति। दूसरी बात लिखो, वर्गीकरण करके पढ़ाना, क्लासिफिकेशन। अब यहां ध्यान से समझना, वर्गीकरण करके पढ़ाना, यह सेग्रीगेशन है। वर्गीकरण करके पढ़ाना क्या होता है? आपके प्राइवेट स्कूल में आप थे अगर, हमें अभी तो बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होगा, हाँ ए से लेके के तक होते ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एक में 85 से ऊपर वाले रखते थे ऐसा, उसमें 70 से ऊपर वाले, 60 से ऊपर वाले, लास्ट वाले पास करवा दो इनको तो कैसे भी करके। तो वो क्या था, वर्गीकरण करके पढ़ाना था। क्या था ये? एक्चुअली एबिलिटी ग्रुप से तो है, ये सेग्रीगेशन है। क्या है? सेग्रीगेशन है, समूह में बांटना है। क्या ऐसा बुद्धि लब्धि के आधार पे हम बच्चों को समूह में बांटे, क्या अच्छी बात है कि खराब? खराब है, पर ये खराब बात किसके लिए? इंक्लूसिव एजुकेशन में। अगर परीक्षा में समावेशी शिक्षा आ जाए, जैसा कि सीटेट वगैरह के हमने प्रश्न किए थे ना, तो समावेशी शिक्षा में हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आए तो हम ग्रुपिंग करेंगे। इसको बोलते हैं वर्गीकरण करके पढ़ाना। याद रहेगी ये बात? क्या ऐसा कर सकते हैं हम, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोल दें? बोलो नहीं, यस और नो? बस यही बातें हैं जो परीक्षा में टॉपर बनाती हैं हमारे बच्चों को, और आप तो हमारे हुई। वही वाली बात, इंक्लूसिव एजुकेशन में कभी भी हम मेन स्ट्रीमिंग में लाएंगे हम सबको, तभी तो वो किया था आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान आया था, तभी समावेशी शिक्षा आई है कि बाकी अलग थलग क्यों करें, उनको भी मुख्य धारा में लाओ। तो सब बच्चों को एक मेन स्ट्रीमिंग में रखेंगे, मुख्य धारा में रखेंगे ना। ये बात किसकी है? समावेशी शिक्षा की। ये बात किसकी है? समावेशी शिक्षा की, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों की बात आ जाए तो याद रखना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय भी खोले जाते हैं, जैसे कि नवोदय, मिलिट्री स्कूल, केवी, ऐसे बहुत से स्कूल। मेरिट के बेस पे या एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। हालांकि आरटी 2009 की अलग बात है, वो तो मैं अब करेंगे आरटी तब बताऊंगा आपको। तो सुन रहे हो मेरी बात? तो प्रतिभाशाली बच्चों को हम उसमें एडमिशन फिक्स है साहब। तो उसमें कौन से बच्चों का प्रवेश होता है? साधारण बच्चों का कि प्रतिभाशाली? प्रतिभाशाली। इसलिए अलग विद्यालय बने कि नहीं बने ना? वर्गीकरण हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात समझ आ रही है? तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको परीक्षा में। समावेशी शिक्षा की बात आ जाए तब तो ना वर्गीकरण करेंगे, ना ग्रुप बनाएंगे, ना मुख्य धारा से अलग करेंगे, लेकिन प्रतिभाशाली की बात आए तो ऐसा करेंगे। लिखो, वर्गीकरण करके पढ़ाना। लिख दिया। दूसरा, तीसरा, विस्तृत। ये पता नहीं कितनी बार आया है। वह संवर्धित, विस्तृत व संवर्धित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विस्तृत व संवर्धित पाठ्यचर्या। इंग्लिश में लिखना है, एक बहुत ही बढ़िया सा शब्द है। कौन सा? इनरिच करिकुलम। इनरिच करिकुलम, इंग्लिश वाला लिखना जरूर। एक्सेलरेशन लिखा, ये भी लिखना। विस्तृत व संवर्धित पाठ्यक्रम,
पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, पाठ्यचर्या बोल सकते हैं, यहां एक ही बात है। हाँ, पाठ्यचर्या ज्यादा वाइड है। विस्तृत व संवर्धित पाठ्यचर्या लिखा सबने। इंग्लिश में क्या लिखा? कैसा करिकुलम? इनरिच करिकुलम। ये क्या होता है? इनरिच करिकुलम का मतलब क्या होता है? मतलब समृद्ध पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं इसको, समृद्ध पाठ्यचर्या बोल सकते हैं ना। यानी बच्चा ऑलरेडी जो, आप सुन रहे हो कि नहीं, ऑलरेडी जो लर्न कर चुका है उसको एक्सप्लोर करने के मौके मिले, उसको और आगे बढ़ाने के मौके मिले। और पाठ्यचर्या में मतलब व्यापक है, उसमें सब कुछ शामिल हो, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, और दूसरी चीजें भी शामिल हो, अदर एक्टिविटीज भी शामिल हो, तो सारी चीजों में मौका मिलेगा। तो इसको बोलते हैं इनरिच करिकुलम। क्या बोलते हैं? इनरिच करिकुलम। क्या प्रतिभाशाली बालक खेलने में भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? बोलो यस। नाचने गाने में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। यस, इसलिए अगली बात लिखो। को करिकुलम एक्टिविटीज को हिंदी में बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी या पाठ्येतर एक ही बात है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। मेरे को एक बात याद दिलाना, करो एंड करो की थोड़ी देर में। किसकी? करो एंड करो की। ओके, का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? बोलो गरिमा। हाँ, वो इसलिए करेंगे कि कौन जाने वो टैलेंट किस में कमाल दिखा दे। हम तो केवल किताबों में उलझ के रह गए, वो तो पेंटर था। तो इसके लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी शामिल करना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखो इसको, को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज लिखा सबने? अगली बात लिखो, विशिष्ट विद्यालय वाले मैंने लिखा ही नहीं ना, नहीं लिखो ही ना। तो अगली बात लिखो, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। इनके लिए अलग से विद्यालय भी खोले जाते हैं, खोले जाने चाहिए। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। बोलो लिखा। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिभाशाली बालकों की क्या शिक्षा व्यवस्था। पहली बात क्या थी? क्या थी? शीघ्र प्रवृत्ति। इंग्लिश में एक्सेलरेशन याद रखना। कौन सा शब्द? एक्सेलरेशन। मतलब एक साल में एक से ज्यादा क्लासेस पास करवा दें। दूसरी बात, वर्गीकरण करके पढ़ाना, मतलब यहां पे ग्रुपिंग की बात हो रही है। तीसरी बात, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनरिच करिकुलम। क्या बोलेंगे? इनरिच करिकुलम। चौथी बात, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? को करिकुलर एक्टिविटीज और विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। इसके अलावा एक आध बातें करो एंड करो की बताता हूं, वो भी आपको ध्यान रखना। लिखो अगली बात, व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस। व्यक्तिगत निर्देशन, ये क्या होता है? व्यक्तिगत निर्देशन। हेडिंग नहीं है, अगली विषय, अगली बात है। हेडिंग क्यों? जो चल रही है उसी में अगला बिंदु। कैसा निर्देशन? क्या होता है ये तो समझते हो सब लोग। अभी मैं आपको व्यक्तिगत निर्देशन दे रहा हूं या नहीं? यस और नो? नहीं, अकेले अकेले सारी बातें गाइड करना, वो हो गया व्यक्तिगत निर्देशन। तो ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत निर्देशन मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी है और प्रतिभाशाली के लिए भी है। ऐसी दूसरी बात है, वो है विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन। एक बार परीक्षा में इस पर प्रश्न आ चुका है कि विशिष्ट कक्षाएं जो होती हैं उनमें कितने बच्चे होते हैं? विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन पता है किसी को? विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन लिखा, ब्रैकेट में लिख दो 1 से 20 बालक, छात्र
1 से 20 छात्रों की क्लासेस को विशिष्ट क्लास बोलते हैं। इसकी पेडागोजिकल अप्रोच है कि साहब 20 से ज्यादा बच्चे नहीं हो, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन। तो विशिष्ट कक्षा में बच्चे कितने होंगे? 1 से 20, मतलब मैक्सिमम 20 है। 4 बच्चों की क्लास विशिष्ट कक्षा है, 10 बच्चों की क्लास विशिष्ट कक्षा है, 20 की क्लास विशिष्ट कक्षा है। लेकिन 20 से ज्यादा कर दोगे तो उसको विशिष्ट कक्षा नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। बात हुई ना? ओके, अब नोट लिखो। नोट, आज की आखिरी बात, नोट। बड़ी मुस्कुराहट आई चेहरे पे सबके। ओके बच्चों, नोट करके लिखो। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों को, मंदबुद्धि पढ़ेंगे कल, कमाल की चीज है ना, कल की छुट्टी, नेक्स्ट डे, जो भी मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे जब भी मौका मिलेगा। अब मैं आपको बता देंगे जल्दी। एक्चुअली हो सकता है अभी जैसे नेक्स्ट मंडे से अपने पापा को याद दिलाना, उनको एक बोला था मैंने। क्रो एंड क्रो लिखा? क्रो एंड क्रो का नाम लिखा कि नहीं? लिखो। क्या लिखा? क्या लिखा? ओके, केवल प्रतिभाशाली। ओके, प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य अथवा औसत बच्चों के साथ, प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य अथवा औसत बच्चों के साथ ही कक्षा में प्रोन्नति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? प्रमोशन, पास करना। सामान्य औसत बच्चों के साथ ही कक्षा में प्रोन्नति देना चाहिए। प्रोन्नति देना चाहिए। मतलब क्या मतलब इसका? यानी ये कौन सी क्रो एंड क्रो कौन सी बात के खिलाफ है? एक्सेलरेशन के। किसके खिलाफ है? एक्सेलरेशन के। और साथ में किसके खिलाफ है? वर्गीकरण के। ये कहते हैं उनके साथ ही पढ़ो, उनके साथ ही रखो। बात समझ में आई? थैंक यू।